जालौन की बात करते हैं। झोपड़ी नुमा घर में आग लगी है। भीषण आग से झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। आटा थाना क्षेत्र के गढ़ा की यह घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है। झोपड़ी नुमा घर में आग लग गई और भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आई। झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। तो देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। भीषण आग लगी है झोपड़ी में। आटा थाना क्षेत्र के गढ़ा की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये हादसा हुआ है। भीषण आग लगी है झोपड़ी नुमा घर में। जालौन की ये खबर, जहां पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज देवरिया पहुंचे। देवरिया के चीनी मिल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में बाईपास का शुभारंभ किया और इस बाईपास का निर्माण 1730 करोड़ की लागत से होना है। आज देवरिया जिले को 5 परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली। 6215 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिलान्यास किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि भारत भरोसे और विश्वास का प्रतीक बन रहा है। सीएम ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी की सरकार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समर्थन की मांग वो करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, किसानों को अन्नदाता ही नहीं ऊर्जादाता बनने की जरूरत है। इन योजनाओं के माध्यम से आवागमन सुगम होगा और का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत करने का प्रयास। याद करिए, पिछली बार मैंने देवरिया में आके नगर निकाय चुनाव के दौरान कहा था कि देवरिया में हम लोग बहुत जल्दी गौरी बाजार में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, बेतालपुर में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिट दाखिल कर रखी है कि हमें परमिशन दिया जाए। हम एक शुगर कॉम्प्लेक्स वहां बनाना चाहते हैं और भाइयों बहनों, जैसे ही परमिशन मिलेगी हम लोग उस शुगर कॉम्प्लेक्स को, चीनी मिल, इथेनॉल प्लांट, डिस्टिलरी, ये सब एक साथ यहां पर स्थापित करके हजारों लोगों के रोजगार के साथ साथ यहां के अन्नदाता किसानों के भविष्य के प्रति चीनी मिल की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये कि ये जो नया मॉडल खुला हुआ है, याद करिए 2017 के पहले, 2014 के पहले जो चीनी मिलें बंद हो रही थी, ये देवरिया, कुशीनगर तो उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी का कटोरा कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली चीनी मिल आज से और हमारा विचार यह है कि हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहेगा। हम देश के लिए काम करते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, कानून व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए काम करते हैं। योगी जी, मैं देश की जनता की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कानून और व्यवस्था में ऐसी कड़ाई अपनाई। मैंने एक बार आया था तो मैंने गीता का श्लोक उद्धृत किया था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही बात याद आती है कि जब जब अत्याचार बढ़ता है, गरीबों पर अन्याय होता है, ईमानदार लोगों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, और जब कोई ऐसे गुंडे लोफर उचक्के समाज में अन्याय करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तब तब मैं अवतार लूंगा और इनको पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। आपने उत्तर प्रदेश के गुंडे राज को जिस प्रकार से समाप्त किया, ये सज्जन शक्ति का दुर्जन शक्ति पर सज्जनता को बचाने के लिए किया हुआ एक प्रकार से एक आधार था। तो वहीं इससे पहले प्रतापगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं पर
उनकी परियोजनाओं की सौगात दी और इस मौके पर संबोधन भी उन्होंने किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने भारत का लोहा माना है। पिछले 9 साल में लगातार विकास के काम हुए हैं। यूपी विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तेज गति से काम हो रहा है। उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कुछ करके दिखाया है, भाइयों बहनों, आजादी के बाद 65-70 वर्षों में इस प्रकार का कार्य देश के अंदर नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, जिलों के अंदर बाईपास के रूप में, ये सभी कार्य एक नए भारत की इस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आज प्रतापगढ़, कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास अपना मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास आज वे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं जो एक सामान्य जनपद के अंदर उन नागरिकों के लिए आवश्यक है। और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त आ गया है। इसके लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है और इसी तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो 22 जनवरी 2024 की तारीख बताई जा रही है। इस दिन मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को न्योता भेजा गया था, जिसे लेकर अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हारी हुई सीटों को जीतने के लिए विशेष रणनीति तैयार कर ली है और इसी मिशन की शुरुआत जेपी नड्डा और अमित शाह करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 जून को श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हारी हुई 14 सीटों पर और रेड जोन की सीटों पर होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछाने में जुटी हुई है। भले ही लोकसभा का चुनाव अगले साल हो, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है और अब तो बीजेपी के दिग्गज भी यूपी में सियासी मैदान में नजर आने लगे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। भले ही 2024 में चुनाव हो, लेकिन अभी से बीजेपी के बड़े नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह जी का सर दौरा प्रस्तावित है। नहीं, सभी जगह जो पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक महाजनसंपर्क अभियान के तहत बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं लोकसभा। तो उसमें जो क्लस्टर बनाए गए हैं, उन क्लस्टरों के इंचार्ज माननीय सांसद, सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय पार्टी की ओर से जो जो लोग क्लस्टर इंचार्ज बनाए उन्हें रहना है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के लिए भी आप रिक्वेस्ट किया है केंद्रीय पार्टी से। सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, बीजेपी की हार होगी। आपकी टिफिन बैठकें जो हो रही हैं महासंपर्क अभियान को लेकर, उसे वो बता रहे हैं कि ये बच्चों की टिफिन बैठकें हैं, ऐसे तो बच्चे बैठ के करते हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए और भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के समय जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्रों में जो विषय जनता के सम्मुख रखे थे, जिनके आधार पर हमें ये जनादेश मिला है, वो पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं।
हमारा पूरा 1 महीने का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में अलग अलग स्वरूपों में हमने व्यवस्थाएं की हैं। उसमें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठना भी है, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले बुलंदशहर पहुंचे और कृषि वेस्ट से संचालित होने वाले पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। बुलंदशहर के लोहगरा गांव में 3 टन प्रतिदिन की क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरोपी की कस्टडी रिमांड में लेने की अर्जी दाखिल की गई है। ये बड़ी जानकारी, पुलिस ने विजय की कस्टडी के लिए दाखिल की है अर्जी। पुलिस की रिमांड अर्जी पर 14 जून को सुनवाई की जाएगी। पुलिस ने विजय यादव को कस्टडी रिमांड में लेने की अर्जी दाखिल की है। मामले में विवेचक ने सीजीएम कोर्ट में दाखिल की है रिमांड अर्जी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेल से विजय यादव को भी तलब किया है। ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषभमणि, 14 जून को पुलिस की रिमांड पर सुनवाई होगी, इससे पहले गहनता से पूछताछ भी की जाएगी। देखिए, बिल्कुल शुरुआती पूछताछ हो चुकी है, लेकिन घटना के बाद विजय यादव चूंकि घायल था, उसकी पिटाई हुई थी, लिहाजा कोई डिटेल पूछताछ नहीं हो पाई थी। अब उसको ऑफिशियली कस्टडी रिमांड में लेने के लिए इस मामले की विवेचक इंस्पेक्टर वजीरगंज की ओर से प्रभारी सीजीएम की कोर्ट में आज अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर आदेश किया गया है 14 जून को सुनवाई होगी। 14 जून को जाहिर सी बात है पुलिस अपना पक्ष रखेगी कि वो रिमांड में क्यों लेना चाहते हैं, और डिफेंस की ओर से भी हो सकता है कुछ विरोध हो कि फिलहाल उसको रिमांड में लिए जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे तर्क दिए जा सकते हैं। तो बहस भी हो सकती है सुनवाई के दौरान रिमांड अर्जी पर, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विजय यादव उर्फ आनंद को भी कोर्ट से तलब किया है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखना होगा कि 14 मई को कितने दिन की रिमांड मिलती है या उनकी रिमांड अर्जी पर बहस होती है और कोर्ट क्या फैसला देती है। बहुत शुक्रिया ऋषभमणि त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, संजीव जीवा के हत्यारे विजय यादव का कबूलनामा। विजय यादव ने कैमरे पर सुनाई कत्ल की पूरी कहानी। जीवा की हत्या के बाद पिटाई से घायल विजय का बयान। नेपाल में असलम ने विजय को दी थी जीवा की सुपारी। लखनऊ जेल में बंद असलम के भाई आतिफ से भी जीवा की कहासुनी हुई थी और जीवा ने आतिफ की काफी बेइज्जती भी की थी। जीवा ने जेल में आतिफ की दाढ़ी नोच ली थी। भाई की बेइज्जती का बदला लेने के लिए असलम ने जीवा को मरवाया है। एक करीबी के जरिए नेपाल में विजय को दी गई जीवा की सुपारी, 20 लाख रुपए में विजय को दी गई जीवा की सुपारी। ये बड़ी खबर, बड़े खुलासे हम आपको बता रहे हैं। विजय के बयान की पुष्टि में अभी फिलहाल पुलिस लगी हुई है कि जो भी विजय बोल रहा है वो कितना सच है। विजय को कस्टडी रिमांड में लेने की आज अर्जी दाखिल होगी। बड़ी खबर। आतिफ के भाई का नाम असलम है। कुर्ता पैजामा पहनता है, हल्का दाढ़ी है। उसने बोला मेरे भाई का दाढ़ी ऊपर है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। मुजफ्फरनगर में विकास तीर्थ यात्रा के तहत 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई 11 किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग का केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने निरीक्षण किया है। ये खबर विस्तार से आपको बताएंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मुजफ्फरनगर में विकास तीर्थ यात्रा के तहत 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 11 किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग का केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने निरीक्षण किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि ये मेरे बड़ों का सपना था, तो मैंने साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। मैंने तो साकार करने में भूमिका निभाई है। आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी जब चेयरमैन थे, जब प्रस्ताव पास किया था, अशोक कंसल जी विधायक बने, उन्होंने प्रयास किया। प्रदेश सरकार से नहीं हो पाया, चूंकि हम लगातार विपक्ष में रहे। जब सरकार बनी
तो पानी 2014 में जब मैं मंत्री जिस दिन शपथ ली 27 मई थी शायद, मैंने जो पहला पत्र टाइप करवाया था अपने लेटर पैड पे, वो पानीपत खटीमा को नेशनल हाईवे बनवाने का पत्र था। उसी दिन रात को शपथ ली, रात को गडकरी जी के पास करीब 1 बजे मैं गया था, उन्हें 1 बजे बुलाया था। मैंने पत्र दिया था कि मेरे पानीपत खटीमा को नेशनल हाईवे बनवा दिया जाए। और उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर अब संगम नगरी प्रयागराज में यमुना के तट पर स्थित प्राचीन और पौराणिक मनकामेश्वर मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। मंदिर में महिलाओं और युवतियों के छोटे और भड़कीले कपड़े पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही पुरुषों को भी शालीन कपड़े पहनकर मंदिर में आने का निर्देश दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग भारतीय परिधान पहनकर शालीनता के साथ मंदिर में प्रवेश करें, जिससे पूजा अर्चना के दौरान मन का भटकाव न हो और श्रद्धालुओं को पूजा का पुण्य प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। बांदा पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक लुटेरे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश शकील उर्फ सलमान 25,000 का इनामी है। दरअसल पकड़े गए लुटेरे समेत 7 लोगों ने बैंक में 25 मई को लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। 25 मई को अंजाम दिया था इस घटना को। बांदा की ये खबर, पुलिस की लुटेरे से मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है और बैंक लूट कांड का आरोपी है जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस के हाथ लगी है। ये आज जो है लगभग 1:45 बजे के आसपास पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि ये वांछित 25,000 का इनामी बदमाश सलमान उर्फ शकील उर्फ सुनील वर्मा ये मोटरसाइकिल से अपने किसी साथी का घटना करने के लिए इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी जैसे की, पुलिस को देख करके भागने लगा और उसने फायर भी पुलिस पर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसके पैर में गोली लगी है, उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर डीजीपी के सरकारी आवास में शिफ्ट हुए विजय कुमार। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कार्यवाहक डीजीपी हैं विजय कुमार। मई 2022 से ही खाली पड़ा था यूपी के डीजीपी का आवास। तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल के हटने के बाद से ही बंगला खाली था और मुकुल के बाद बने कार्यवाहक डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान आवास में रहने नहीं आए। डीएस चौहान के बाद बने कार्यवाहक डीजीपी डॉक्टर आरके विश्वकर्मा भी सरकारी आवास में रहने नहीं आए। आरके विश्वकर्मा के बाद कार्यवाहक डीजीपी बने हुए हैं विजय कुमार, जो कि बंगले में अब शिफ्ट हो चुके हैं। एक साल के सन्नाटे के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी के सरकारी आवास में कोई रहने आया है और अब रहने आए हैं यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार। मई 2022 में जब तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटाया गया था, उसके बाद डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था, लेकिन डीएस चौहान कभी यहां पर रहने नहीं आए। डीएस चौहान के रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर आरके विश्वकर्मा यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बने। वो 2 महीने के लिए यूपी के कार्यवाहक डीजीपी रहे, लेकिन कभी यहां रहने नहीं आए। आरके विश्वकर्मा के रिटायरमेंट के बाद 1 जून को विजय कुमार को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। अब विजय कुमार ने 1 साल के सन्नाटे को दूर करते हुए इस घर में रहना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक यहां पर विजय कुमार की नेम प्लेट नहीं लगी है। इस तरफ यूपी के डीजीपी की नेम प्लेट लगती है, लेकिन यह हिस्सा अब भी खाली है। इस पूरे बंगले की रंग रोगन तो हो रही है, सारे सुरक्षा के इंतजामात भी हैं, लेकिन 1 साल तक कोई भी कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान हो या आरके विश्वकर्मा यहां पर रहने नहीं आए। ये दीवार भी सुनी है, यहां पर एक तिलक मार्ग यूपी के डीजीपी का जो आधिकारिक आवास है उसका बोर्ड लगा होता है, हालांकि वो बोर्ड भी अब तक नहीं लगा है। लेकिन
विजय कुमार यहां पर रहने आ गए हैं और विजय कुमार ने उस मिथक को तोड़ दिया है कि कार्यवाहक डीजीपी सरकारी आवास में नहीं रहते हैं या रह सकते हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। खबर दमदार में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।